नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी। राजस्थान का इतिहास लेकर, राजस्थान के इतिहास के पन्नों से कुछ और घटनाएं लेकर हम पढ़ रहे हैं आमेर का इतिहास या कछवा वंश के इतिहास को हम समझ रहे थे। इसी में आगे हमने जयसिंह, सवाई जयसिंह तक का इतिहास हमने समझा था। सवाई जयसिंह की एक अलग क्लास थी और सवाई जयसिंह काफी महत्वपूर्ण शासक थे। सवाई जयसिंह के बाद में आज हम दो शासकों के बारे में पढ़ेंगे। एक का नाम है ईश्वरी सिंह और एक का नाम है माधो सिंह। काफी महत्वपूर्ण रहने वाले क्लास, तो ध्यानपूर्वक समझना। एक है ईश्वरी सिंह और एक है माधो सिंह। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे और दोनों को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इनके सवाल जो है, इनके जो सवाल क्या आते हैं एक्चुअल में, कि ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य संघर्ष हुए थे और यूं कहे माधो सिंह और मराठों के मध्य संघर्ष हुए थे। ये जो काल था 1743 तक, आप सबको पता है कि जयसिंह 1699 में शासक बने और 1743 तक शासक रहे। 1743 में जो अपना उत्तराधिकार छोड़ के गए थे, तो जयसिंह ने तो अपना राजकाज बहुत लंबे समय तक, लगभग 44 साल तक शासन कर लिया, लेकिन कुछ काम वो ऐसे कर गए थे कि उनके बाद का जो काल था वो बड़ा उथल पुथल का रहा था आमेर के इतिहास में। तो आज उस उथल पुथल को हम समझेंगे कि जयपुर में सवाई जयसिंह के बाद में क्यों उथल पुथल मच गई। तो ये आज समझेंगे। दो शासकों की जिक्र करने वाला हूं, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। और इनके संघर्ष को समझने से पहले हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा बैक, पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाएंगे तो ईश्वरी सिंह के बारे में आपने पढ़ा होगा, सॉरी जयसिंह के बारे में, सवाई जयसिंह के बारे में आपने पढ़ा था कि सवाई जयसिंह जो थे उनकी कुछ काम ऐसे कर गया था, मैंने कहा था कि यार फिर अगले उनके जो उत्तराधिकारी थे उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वो कौन कौन से काम थे, तो मैंने इस क्लास में बताया था। सवाई जयसिंह का एक तो समझौता था, देवबारी समझौता। ये उत्तराधिकार संघर्ष को पैदा कर गया। एक यदि हमें याद रखना है तो बूंदी का उत्तराधिकार, इसमें भी बूंदी उत्तराधिकार प्रश्न पर भी आपके जयसिंह ने बड़ी दखलंदाजी की थी। ठीक है, तो ये भी उसकी उपज थी। और एक अपने को याद रखना है आपको, तो थोड़ा सा याद रख लेना भरतपुर वाली बात को भी। भरतपुर में भी शासक बनाने में महत्वपूर्ण रोल था। अब देखो देवबारी समझौता जो 1708 में हुआ, इसमें तीन शासकों का जिक्र आया था। थोड़ा सा आपको रिपीट कर लेना चाहिए। तीन शासक कौन थे? एक तो थे भाई साहब जयसिंह जी, सवाई जयसिंह जी, ये जयपुर के थे। क्यों किया था मैंने बताया था डिटेल से। एक थे अजीत सिंह जो जोधपुर के शासक थे, और एक थे अमर सिंह, अमर सिंह सेकंड। तो इन तीनों के मध्य समझौता हुआ था, देवबारी समझौता। और इस समझौते के बाद में यह फाइनल हो गया था। इस समझौते की एक शर्त यह थी कि भाई जो भी जयसिंह जो थे, इनसे शर्त हुई थी मेवाड़ के शासक की कि मेरी बेटी का शादी है वो आपके साथ होगी, और उसी बेटी से जो पुत्र प्राप्त होगा, उसका जो पुत्र होगा वो ही जयपुर का शासक बनेगा। ये बात मैंने कर ली थी पहले, जयसिंह वाले वीडियो में आपने देखा होगा। तो उसके एक जो बेटी थे अमर सिंह सेकंड के, उसका नाम था चंद्र कंवर। क्या नाम था? चंद्र कंवर। ठीक है, शादी कर ली। बेचारा क्या नहीं करता, सवाई जयसिंह उस समय राजा नहीं था, विजय सिंह को बना दिया। बहादुर शाह प्रथम ने तो शादी कर ली, शादी भी हो गई, जयपुर के शासक भी बन गए। चलो ठीक था, कोई बात नहीं, बना देंगे, आगे की बात है। कब? अभी तो फेरे ही नहीं हुए, शादी होगी, बच्चे होंगे, बड़ा होगा, शासक बनाएंगे। जैसे ने कहा कि यार छोड़ो उसको मामले को। ठीक है, देवबारी समझौता हो गया। एक जयसिंह ने, मैंने आपको बताया था, नहीं पढ़ा तो आप जयसिंह वाले क्लास देखना, कि बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष में क्या हुआ कि जयसिंह की एक बहन थी, इसका नाम था अमर कंवर। क्या नाम था? अमर कंवर। अब भाई इसकी शादी हो रखी थी, बूंदी के शासक थे बुद्ध सिंह, उनसे हो रखी थी। अब बुद्ध सिंह और अमर कंवर की एक औलाद हुई थी पहले, और उसके बारे में बुद्ध सिंह ने कह दिया कि मेरी औलाद है ही नहीं। इतिहास में मिलता है कि मैं तो रानी के पास गया ही नहीं, ये कहां से हो गई। तो जयसिंह बड़ा नाराज हुआ, क्योंकि उस बहन थी अमर कंवर, कि ये तो अमर कंवर के चरित्र पर आक्षेप लगा रहा है। तो इस वजह से जयसिंह नाराज थे। उसके बाद में कोई औलाद हुई नहीं, दोनों की क्या पता क्या अनबन थी क्या नहीं था, तो उनकी औलाद नहीं हुई। तो जयसिंह को बड़ा मौका मिल गया, और जयसिंह ने एक व्यक्ति को वहां का शासक बनवा दिया जो कि बुद्ध सिंह का भतीजा था, और उसका नाम था दलेल सिंह। ठीक है भाई, ये मैंने जयसिंह वाले में पढ़ा है, आपको वापस रिवीजन करा रहा हूं।
अब दलेर सिंह की को शासक बना दिया बूंदी का, और उसके साथ ही जय सिंह ने अपनी एक बेटी थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी, तो कृष्णा कुमारी की शादी दलेर सिंह से कर दी। अब दलेर सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। बूंदी के बाद में उसके बाद में एक उमेद सिंह नाम का उनके पुत्र हुआ बुद्ध सिंह के और अमर कंवर के। अब बुद्ध सिंह ने कहा कि हमें तो शासक अपने बेटे को ही बनाना है, पर बुढ़ापे में प्यार आ ही गया बच्चे पे। पहले तो लड़ाई झगड़े होते थे जमाने में पत्नी से, लेकिन अब तो बुढ़ापा आ गया, तो शासक तो अपने बेटे को ही बनाना था। तो वो शासक थे उमेद सिंह, और इसी कारण मराठों का राजस्थान में आगमन हुआ। तो दो मामलों में हस्तक्षेप किया। एक भरतपुर वाले मामले में बदन सिंह को शासक बना दिया था चूड़ामन को भगा के। तीन बातें मैंने समझाई। अब देखो 1743 में, अब समझना हम बात करेंगे ईश्वरी सिंह की। ईश्वरी सिंह की किसकी बात करने वाले हैं? शासक बने ईश्वरी सिंह 1743 में। अब भाई क्या हुआ कि अब देखो देवबारी समझौते के तहत यह फाइनल हो गया था कि मेवाड़ की जो राजकुमारी है, उस जिसका नाम था चंद्र कंवर, उसी की औलाद ही जयपुर का शासक बनेगी। तो उसके औलाद हुई 1728 में, 1728 में, और उस औलाद का नाम था, उस पुत्र का नाम था माधो सिंह। लेकिन जयसिंह की एक और पत्नी थी, उसके पुत्र हुआ 1722 में ईश्वरी सिंह। कौन हुआ? ईश्वरी सिंह हुआ। ठीक है, देवबारी समझौते के तहत शासक किसको बनाना था? माधो सिंह को। लेकिन उससे बड़ा भाई जो था वो था ईश्वरी सिंह। तो भाई राजा किसको बनाया जाता है? बड़े भाई को बनाया जाता है। देवबारी समझौता कहता है कि छोटे भाई को बनाओ। तो यहां विवाद की स्थिति होगी, और जयसिंह ने अपने जब तक वो जिंदा रहे अपना उत्तराधिकारी नहीं बना पाए वो, और मर गए कि चलो यार पापा कहते किसको बनाए। तो ईश्वरी सिंह बाद में 1743 में शासक बन गए। तो नाराज कौन होगा भाई? माधो सिंह ने कहा कि वो हमारे पिताजी है ना, मेरे नाना जी की वजह से शासक बने थे, और बात हुई थी उस दिन नाक रगड़ के कहा था कि शासक कौन बनेगा? माधो सिंह बनेगा, तो बनाओ मुझे शासक। तो ईश्वरी सिंह का नहीं रे, वो पहले नहीं देखा क्या हर बार शासक कौन बनता है? बड़ा। तो सामंतों के सहयोग से ईश्वरी सिंह शासक बन गए जयपुर के 1743 में। नाराज हो गए माधो सिंह। अब नाराज हो गए तो युद्ध होना था, और यही जयपुर में संघर्ष कहलाए। तो ईश्वरी सिंह के समय दो महत्वपूर्ण युद्ध है। तो पहला जो युद्ध था उसको बोलते हैं राजमहल का युद्ध। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, राजमहल का युद्ध। राजमहल कहां पड़ता है? टोंक में पड़ता है राजमहल। कहां याद रखना है अपने को? टोंक में। एक युद्ध हुआ राजमहल का युद्ध, वो डेट थी 1747। वर्ष कौन सा था? 1747। इसमें दो पक्ष थे, युद्ध होना है तो दो पक्ष होंगे। एक तरफ थे ईश्वरी सिंह, ठीक है भाई, और ईश्वरी सिंह का साथ देने के लिए थे, उनके साथ में थे सूरजमल। कहां के शासक? भरतपुर के शासक भाई। क्योंकि भरतपुर के शासक जो सूरजमल थे, उनके पहले बदन सिंह जो शासक थे, उनको बनाया किसने था? जय सिंह ने। तो ऋण तो उतारना ही था भाई, पहले शासक बनाया था उनके पिता को, तो सूरजमल ने ऋण उतारने के लिए ईश्वरी सिंह की सहायता की। इधर भाई देखो, इधर जो थे वो थे माधो सिंह प्रथम, जिनको राजा बनाना था देवबारी समझौते के थे, लेकिन नहीं बनाया गया। माधो सिंह फर्स्ट एक तरफ। दूसरे जो थे, मैंने बूंदी वाले मामले में बताया था कि बूंदी के उमेद सिंह जो थे वो नाराज थे जयपुर वालों से, जय सिंह से नाराज थे। तो जय सिंह से नाराज थे तो उमेद सिंह भी होलिये साहब माधो सिंह के साथ बूंदी के थे। अब बूंदी के साथ कोटा के शासक जिनका नाम था दुर्जन साल, वो साहब थे। एक थे मेवाड़ वाले, क्योंकि ये माधो सिंह तो उनकी बेटी का पुत्र था, तो इनके शासक थे जगत सिंह सेकंड। इकट्ठे हो गए सारे, और बाद में ले लिया मराठों को पैसे देके कि आप भी आ जाओ। मराठे साथ में थे। तो एक तरफ बड़ी फौज थी, एक तरफ ईश्वरी सिंह और सूरजमल थे। इनके मध्य युद्ध हुआ 1747 का, जिसको बोलते हैं इतिहास में राजमहल का युद्ध। क्यों हुई? देखो, माधो सिंह को शासक बनना था, उमेद सिंह को
शासक बनना था, कोटा वाले उनके साथ हो गए, जगत सिंह उनके ननिहाल के थे, साथ होना था। और मराठे ऐसे थे जो बड़े लुटेरे किस्म के आदमी, शिवाजी के समय तो बहुत ठीक थे, लेकिन उसके बाद में लुटेरे हो गए थे। पैसे दो, बूंदी के उत्तराधिकार के प्रश्न में वो मराठे पहले ही आ गए थे, मैंने जयसिंह वाले मैटर में समझाया था। तो उनको मराठों का एक ही सिस्टम था कि पैसे दो, लड़ने के लिए तैयार, सामने वाले को हराओ, उससे भी पैसे। तो चित भी उनका और पट भी उनका। पहले माधो सिंह पैसे दे के लाया, मराठों ने कहा लाओ भाई पैसे लाओ, हम तैयार हैं आप युद्ध करने के लिए, किसी से लड़वा दो आप। और बाद में यदि ईश्वर सिंह हार जाए तो पैसे दो भाई, क्या किस बात के, कि भाई मैंने आपको हराया इस बात के। तो दोनों तरफ युद्ध कर देंगे। इनके मध्य युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं राजमहल, जो टोंक का युद्ध था 1747 में। और इस युद्ध में जीता कौन, इस युद्ध में आपको याद रखना है, जीता जो था वो ईश्वरी सिंह का पक्ष जीत गया। ईश्वरी सिंह इसमें जीत गए। कौन जीता? ईश्वरी सिंह। और इसी जीत की खुशी में, ध्यानपूर्वक समझना, इसी जीत की खुशी में ईश्वरी सिंह ने एक इमारत बनाई थी जिसको बोलते हैं, एक इमारत बनाई थी, 7 मंजिला इमारत बनाई थी, और उसको बोलते हैं ईसरलाट। क्या बोलते हैं? ईसरलाट। देखो ईश्वर को ईश्वर कह देते हैं राजस्थानी भाषा में, तो ईसरलाट। इसका एक और नाम है सरगासुली। सरगासुली का मतलब होता है स्वर्ग को टच करने वाले। स्वर्ग को राजस्थानी भाषा में स्वर्ग बोल देते हैं, तो सरगासुली हो गई। ईश्वरी सिंह को ईश्वर हो गया तो ईसरलाट हो गई। लाट का मतलब मीनार, तो ईसरलाट कह दो या सरगासुली कह दो। इसका निर्माण इसी युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में। दो इतिहास, बूंदी के शासक थे, बूंदी की तरफ से उमेद सिंह लड़े थे, तो कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि यार ईसरलाट इस युद्ध में जीत के लिए नहीं बनाई गई थी। इस युद्ध में एक व्यक्ति हुए थे जो उनके इस राजमहल के युद्ध में सेनापति बने थे, हरगोविंद नाटाणी। हरगोविंद नाटाणी ये ईश्वरी सिंह के सेनापति थे और इन्होंने युद्ध जिताया था। तो मैं बता रहा था कि ईसरलाट के बारे में एक और कहानी है कि जो हरगोविंद नाटाणी था, उनका मंत्री था, सेनापति था, उनकी एक बहुत सुंदर राजकुमारी हुआ करती थी। और उसी सुंदर राजकुमारी को देखने के लिए ईश्वर सिंह ने एक बड़ी बिल्डिंग बनाई थी, उसके छत पर बैठा रहता था और उसको निहारता था। ईसरलाट। तो कई लोग कहते हैं कि ईसरलाट इसलिए बनाए राजकुमारी को देखने के लिए, क्योंकि उनका घर सामने ही था। अब सामने दीवार के चढ़ चढ़ के ईश्वर सिंह क्या देखे, तो उन्होंने एक बिल्डिंग बना दी और उसके ऊपर छत पर बैठा रहता था, उनको निहारता था। वो थी हरगोविंद नाटाणी। कई कहते हैं राजमहल के युद्ध में जीत की वजह से बनाई, कई कहते हैं कि मराठों की निगरानी के लिए। अब यार मराठों की निगरानी तो कैसे करेंगे कि रोज मराठों को देखते रहे ईश्वर सिंह कि मराठे आ रहे हैं कि नहीं, और आ रहे हैं, चलो हमला कर दो, युद्ध हो गया। ऐसे तो जस्ती नहीं है बात। इन दोनों कहानियों के बीच की कोई कहानी रही होगी और इस वजह से ईसरलाट का निर्माण हुआ, राजमहल का युद्ध। माधो सिंह परास्त हो गए। इसके बाद में माधो सिंह ने हार नहीं मानी और दूसरा युद्ध हुआ बगरू का युद्ध। बगरू जयपुर में पड़ता है, नजदीकी से गांव है बगरू। तो बगरू का युद्ध हुआ 1748 में। कब हुआ युद्ध? 1748 में। दोनों पार्टियां वो की वो थी, एक तरफ ईश्वरी सिंह, एक तरफ माधो सिंह का दल, और उसके साथ में कौन थे? मराठे थे। इस युद्ध में जीता कौन? माधो सिंह। माधो सिंह का पक्ष है वो जीत गया। और इस युद्ध में हार कौन गया? ईश्वरी सिंह। माधो सिंह प्लस मराठे जो थे वो पक्ष जीत गया और हारा कौन? ईश्वरी सिंह। किस युद्ध में? बगरू के युद्ध में माधो सिंह जीत गया। अब मराठों को मौका मिल गया, पहले माधो सिंह से पैसे ले रखे थे युद्ध लड़ने के, और मराठों ने कहा कि चलो चलो भाई युद्ध हो समाप्त हो गया, अब तो समझौता करते कि कौन सा समझौता? हार गया ये। तो माधो सिंह ने कहा कि मुझे राजा बना दो। कि रुके यार, अभी ईश्वरी सिंह से बात करते। ईश्वरी सिंह को कहा कि भाई लो, राजे से कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्या चाहिए? दाम चाहिए, लाओ 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए लाओ। ईश्वरी सिंह ने कहा यार अब कि 60 लाख तो नहीं है अभी, कि कितने हैं? कि 10 लाख है। 10 लाख ले दो, 50 लाख बाद में दे देना, लेकिन लेंगे हम तो। समझौता हो गया। ईश्वरी सिंह को पैसे देने पड़े और कहा राजा तो पड़ा रहे, बोले राजा का कोई मतलब नहीं, तेरे खजाना तो हम ले जाएंगे। राजा पड़ा रहे। मराठों ने पैसे लिए, कुछ इंस्टॉलमेंट ले ली, कुछ बाकी छोड़ दी ईश्वरी सिंह पे कि आते रहेंगे हम तो, 12-6 महीने में आएंगे। 12 महीने की किस्त बांध दी कि 10 लाख रुपए लेंगे हर साल आपके। तो चलो ईश्वरी सिंह राजा रह गया। माधो सिंह ने कहा कि यार युद्ध हमने लड़ा, मेरा क्या होगा? तो माधो सिंह को उस समय टोंक के आसपास का क्षेत्र दे दिया गया। टोंक राजमहल के आसपास का जो क्षेत्र था, टोंक का क्षेत्र, उसमें कुछ जागीर दे दी। मराठाओं को पैसा मिल गया,
और इसमें मैं कह रहा था कि बूंदी के उमेद सिंह जो है वो भी लड़ रहे थे, तो उमेद सिंह को बूंदी का शासक बना दिया गया। तो कई बार सवाल आता है कि बूंदी का शासक जो उत्तराधिकार संघर्ष जो चल रहा था लंबे समय, तो कभी दलेल सिंह बन रहे थे, कभी उमेद सिंह बन रहे थे, तो इस युद्ध में, किस युद्ध में, बगरू के युद्ध में उमेद सिंह बूंदी के शासक बन गए। रिजल्ट ये रहा, परिणाम ये रहा, समझौता हुआ और इसके बाद में मराठों ने जयपुर को लूटना चालू। उनकी इंस्टॉलमेंट कभी खत्म ही नहीं हुई, बीमारियां चलती रही, रोज आते, लो भाई रुपए लो, लो भाई रुपए लो, लो भाई रुपए लो। राजा परेशान हो गए और कहते हैं कि ईश्वरी सिंह इतना परेशान हो गया था कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। मराठों से इतने परेशान हो गए, आत्महत्या कर ली थी, अपनी 3 रानियों के साथ उसी ईसरलाट से कूदकर मर गए थे। तो एकमात्र ऐसे शासक जिन्होंने आत्महत्या की थी 1750 में, और ये आत्महत्या की थी 1750 में। तो 2 कहानियां हैं 1750 में आत्महत्या की। कई लोग कहते हैं कि मराठों से परेशान होकर आत्महत्या की, और कई ये कहते हैं कि वही जो राजकुमारी वाला जो था, हरगोविंद नाटाणी की जो पुत्री थी, उनके जो परेशान करने के कारण उनको जहर दे दिया गया और उनकी हत्या हुई। कारण कोई सा ही रहा हो, लेकिन ज्यादातर कारण यही लगता है कि मराठाओं से परेशान होकर आमेर रियासत के एकमात्र ऐसे शासक जिनको आत्महत्या करनी पड़ी थी, लेकिन मराठाओं की मांग बढ़ती गई। 1750 में ईश्वरी सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद में जो शासक बने जयपुर के, अब माधो सिंह का नंबर आ गया, तो शासक बने माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम, ईश्वरी सिंह 1743 से 1750 तक 7 साल तक शासक रहे। अब माधो सिंह शासक कब बने? 1750 में शासक बन गए। ठीक है भाई, अब माधो सिंह शासक बन गए, मराठे फिर आ गए कि लाओ यार, वो ईश्वरी सिंह के 50 लाख रुपए बाकी थे, दो आप। माधो सिंह का यार पैसे किस बात के, कि हम कुछ नहीं जानते आप भाई साहब, आप राजगद्दी पे ईश्वरी सिंह था तो हम उससे लेते, अब तू आ गया तो तू दे पैसे, हम तो इस पोस्ट पे जो बैठेगा, इस राजगद्दी पे जो बैठेगा, पैसे लेंगे हम तो। माधो सिंह ने कहा कि यार रुको तो सही, अभी तो हम आए हैं, अभी तो हम आए हैं, अभी तो जनता से टैक्स लेंगे, इकट्ठा करेंगे। भाई साहब आपके साथ तो मैं बहुत रहा हूं, आपको तो मैं जानता हूं कितने अच्छे आदमी हो, आपको पैसे देंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो दो। अभी तो 1750 आया, शासक बड़ा हूं मैं, 12 महीने दो, वापस आते। आप तो इधर उधर दौड़ते रहते हो, कभी इस राजा से इंस्टॉलमेंट लिए, कभी इस राजा से, जैसे बाजार में इकट्ठा करते हैं ना इंस्टॉलमेंट, आप कहते हैं लोन ले रखा है, तो लोन की इंस्टॉलमेंट के कुछ आज कर्मचारी होते हैं, उनका काम यही होता है बस इंस्टॉलमेंट इकट्ठा करना। तो अभी तो आप आए, मैं राजा बना हूँ, आए हो, अभी आप सेवा पानी ग्रहण कीजिए, अब की बार आओ तो पक्का दे देंगे। माधो सिंह की बात हो गई और मराठी वहां से चले गए। अब देखो, माधव सिंह बड़ा हष्टपुष्ट व्यक्ति था, शरीर का बड़ा डाकी ताकतवर आदमी था। आज भी उनका जो गाउन है वो पड़ा हुआ है, जो कपड़ा वो पहनते थे, वो 7 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा, आज भी संग्रहालय में है। 7 फीट लंबा, मतलब कहने को माधव सिंह बड़ा शरीर का डाकी, 7 फीट लंबा आदमी था, 4 फीट चौड़ा आदमी था, तो ताकतवर आदमी था। माधव सिंह ने कहा कि यार इन मराठों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये पीछा छोड़ने वाले नहीं है, राजा बन भी गया ना तो ये किसी काम का नहीं छोड़ेंगे, रोज कहेंगे ला ला ला, तो फिर राजा बन के क्या करूँ। माधव सिंह परेशान थे। माधव सिंह परेशान, माधव सिंह ने जो जनता पर टैक्स लगाया, जयपुर की जनता पर, तो जयपुर की जनता ने कहा कि यार माधव सिंह जी कर क्या रहे हो आप हमसे पैसे लोगे और हमसे पैसे लेके देना किसको है? मराठों को, और एक बार दे भी देंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो आएंगे फिर। माधव सिंह जी 7 फीट लंबा आदमी है, कुछ तो कर, जनता परेशान है। माधव सिंह कहा कि चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, आने दो अब की बार। मराठा उधर आपके पंजाब में लूट मार कर रहे थे, हरियाणा में लूट मार कर रहे, तो माधव सिंह ने समाचार पहुंचाया कि भाई वो आपकी इंस्टॉलमेंट आ गई है, ले जाओ, इकट्ठा हो गई है, 5-10 लाख रुपए आप ले जाओ और आपकी अच्छी सेवा करेंगे। तो 10 जनवरी 1751 को लगभग 4000 मराठे उस इंस्टॉलमेंट पैसे लेने के लिए जयपुर आए, और माधव सिंह और जयपुर की जनता पहले तैयार थी कि आने दो, अब की बार इंस्टॉलमेंट अच्छे से भरेंगे, मजबूती से भरेंगे, ताकि आगे का है ना भाई, यही होता है ना कि जो दिवालिया डूब जाए तो वो क्या करते हैं, फिर ऋण चुकाने के लिए क्या करते हैं, किसी सेठ जी को बुला, सेठ जी से पैसे ले लिए, मान लो 10 लाख रुपए मांगता है, अब पता है कि यार चूकना उकना तो है नहीं, सेठ जी रोज सुबह आके घर बैठ जाते, तो सेठ जी के अब की बार सेठ जी को आने दो, और ऐसे जूते मारेंगे कि अपना वो लिख लेगा कि जमा हो गया, तो अब की बार मराठों को जमा करवा के छोड़ेंगे। 10 जनवरी 1751 को जब 4000 मराठी जयपुर आए, तो जयपुर के अंदर सारे द्वार बंद कर दिए गए। परकोटे के अंदर आने के बाद में जयपुर की जनता ने उनको पीट पीट कर मारा। ये कत्ले आम था, मराठों का कत्ले आम हुआ।
का कत्लेआम हुआ। ठीक है भाई, मराठों को इतना जोर से मारा चप्पल जूतों से, कत्लेआम था। तो मराठों को यहाँ मारा, कत्लेआम, लगभग 4000 मराठे मारे गए। कुछ 100-200 बच के दीवार कूद के भाग गए होंगे, चप्पल हाथों में लेके भागे कि यार ये इंस्टॉलमेंट तो तगड़ी रही, बुरी तरह पीटा उनको। तो 10 जनवरी का कांड हुआ। उसके बाद में अब मराठे तो बड़े शक्तिशाली थे उस समय। आप देखोगे तो मुगल सल्तनत केवल दिल्ली तक सीमित हो गई थी, मुगलों के पास कोई पावर नहीं था, सारा का सारा पावर सेंट्रेड था मराठों के, जहां जाए पूती बोलती थी उनके। लेकिन यहां माधो सिंह जो उनके साथ, जिसको राजा बनाने में उन्होंने सहयोग दिया था, उस माधो सिंह के कार्यकाल में जूते पड़ गए तो मराठे नाराज थे। मराठों के एक सरदार हुआ करता था मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर। ठीक है भाई, तो जब ये कत्लेआम की सूचना मिली मल्हार राव होलकर को, तो कहा कि ठीक है, देखते हैं माधो सिंह का भी इलाज करते हैं, हम तो अभी थोड़े दूसरी जगह लगे हुए हैं, थोड़ा फुर्सत आने दो, माधो सिंह का इलाज करते। तो माधो सिंह के समय एक युद्ध हुआ था मराठे और माधो सिंह के बीच में, जिसको बोलते हैं काकोड़ा का युद्ध। काकोड़ा का युद्ध, यह है काकोड़ा, टोंक में पड़ता है, टोंक में। काकोड़ा का युद्ध हुआ 1759 में। 1751 की घटना के बाद में 8 साल तक मराठों को फुर्सत ही नहीं मिली। तो काकोड़ा का युद्ध 1759 में हुआ। किसके मध्य हुआ? सीधी सी कहानी, एक तरफ थे माधो सिंह और एक तरफ थे मराठे। अब भाई मराठों को पहले जूते पड़ चुके थे, गांव वालों ने पीटा था, जयपुर शहर के लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मारा था। तो मराठों के मन में भय तो था कि यार जा तो रहे, लेकिन पूरी जनता यदि हमें पीटेगी तो क्या हाल होने वाला। पिछली बार भी बुरी मार पड़ी थी, तो अब की बार भी क्या होने वाला है। काकोड़ा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में 1759 का जो युद्ध था, 1759 का जो युद्ध था, इसमें विजय हुए माधो सिंह की जीत हुई। माधो सिंह जीता। ठीक है भाई, माधो सिंह जीता। किस युद्ध में? काकोड़ा के युद्ध में माधो सिंह ने मराठों को हराया। और जो शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति थी उस समय, मराठों के नाम से कपकपाते थे, उस शक्ति को माधो सिंह ने परास्त करके पूरे भारत में माधो सिंह हो गया। कि माधो सिंह जितना बहादुर, 7 फीट लंबा आदमी, 4 फीट चौड़ा आदमी, उसने मराठों को हराया। और मराठों को पहले भी 51 में भी बुरी तरह मारा था। तो माधो सिंह का नाम हो गया पॉपुलर, पूरे देश में माधो सिंह की जय जय होने लगी। अब उस समय दिल्ली के सल्तनत थे, दिल्ली के जो शासक थे अहमद शाह थे, अहमद शाह दिल्ली के शासक थे। वैसे शासक थे, बाकी तो मराठों का राज था, स्वतंत्र हो चुके थे। मुगल सल्तनत केवल मैं कह रहा था दिल्ली तक सीमित हो गई थी। इसकी 2 आदमियों से नहीं बनती थी। एक थे सूरजमल, भरतपुर के शासक, और एक अवध के नवाब थे सफदरजंग। जो हॉस्पिटल है ना आजकल दिल्ली में बना हुआ सफदरजंग हॉस्पिटल, तो ये अवध के नवाब थे और इनकी नहीं बनती थी। ये दोनों इनके दुश्मन थे। तो माधो सिंह की उस समय भारत में लोकप्रिय हो गए। माधो सिंह की बहुत बढ़िया है माधो सिंह का कहना है क्या। तो अहमद शाह ने माधो सिंह को बुलाया कि यार ये मेरी 2 बीमारियां, सूरजमल और सफदरजंग जो है, इनसे मेरी नहीं बनती, इनका कोई इलाज करो यार। अब तू तो बहादुर है, मराठों को हरा चुका है। तो इनको दोनों के साथ अहमद शाह अब्दाली का समझौता करवाया माधो सिंह ने। किसने करवाया? माधो सिंह ने समझौता करवा दिया। माधो सिंह खस ने समझौता करवा दिया इन दोनों के। और अहमद शाह इससे बहुत खुश हुए कि यार जो बीमारी से डरता था हम लोग, मेरी उनसे दोस्ती करवा दी, बहुत अच्छा करवाया। अहमद शाह खुश हुए और माधो सिंह को एक किला दे दिया, जिसको बोलते हैं रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला, रणथंभौर का किला वैसे था नहीं उनके पास, लेकिन मन में तो भाई दिल्ली का सल्तनत मतलब भारत में कहीं भी दे दे, है नहीं लेकिन दे दे, ऐसे थे अहमद शाह। तो उन्होंने दे दिया कि रणथंभौर तेरा। माधो सिंह ने कहा आपके पास है क्या? कि यार मैं दिल्ली का शासक हूं, मेरे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा। तो उन्होंने रणथंभौर का किला उनको दे दिया। रणथंभौर पे उस समय कोटा के शासक थे जिनका नाम था शत्रुशाल, उनका अधिकार था। अब माधो सिंह को जब फरमान जारी कर दिया अहमद शाह के द्वारा कि आपको रणथंभौर का किला, तो माधो सिंह दिल्ली से आया, जयपुर आके कहां चला गया? रणथंभौर की भाई खाली करो। कि यार खाली कैसे कर दिया, कहां से आए? किला तो अपना है। किसने कहा? शत्रुशाल ने कहा कि यार किला तो हमारा है। कि नहीं, दिल्ली के बादशाह ने हमें दे दिया। माधो सिंह ने कहा कि दिल्ली के बादशाह ने कह दिया। कि दिल्ली का बादशाह कौन होता है आपको देने वाला? दिल्ली के बादशाह की हैसियत नहीं है, दिल्ली से बाहर निकलता नहीं है, वो उन्होंने दे दिया। माधो सिंह ने कुछ नहीं जानता, मैं तो अपना वो जो किला है ना वो मेरा हो गया। और माधो सिंह ने
रणथंभौर के किले पर अधिकार कर लिया। अब इससे नाराज कौन होना है? शत्रुसाल। अब देखो शत्रुसाल नाराज हुआ, देखो ध्यानपूर्वक समझना, शत्रुसाल नाराज हो गया। इस वजह से एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं बटवाड़ा का युद्ध। बटवाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1761 में। याद रखना आप, 1761 में एक युद्ध हुआ, बटवाड़ा का युद्ध। किसको लेकर? माधो सिंह किसके बीच में हुआ? पहले तो माधो सिंह जयपुर की तरफ से थे और कोटा की तरफ से थे शत्रुसाल। और शत्रुसाल के एक सेनापति हुआ करते थे झाला जालिम सिंह। इनके सेनापति हुआ करते थे झाला जालिम सिंह। ये सेनापति थे उस समय, झाला जालिम सिंह। कोटा में आप पढ़ोगे जालिम सिंह को, नाम जालिम आदमी, बहुत तगड़ा आदमी था। और इसी युद्ध में इस झाला जालिम सिंह का उत्कर्ष माना जाता है बटवाड़ा के युद्ध। बटवाड़ा का युद्ध कहां हुआ था? बारा डिस्ट्रिक्ट में है बटवाड़ा। तो 12 में ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में माधो सिंह की पराजय हुई। किसकी वजह से? झाला जालिम सिंह की वजह से। रणथंभौर लेना था, रणथंभौर मुफ्त में मिला था और उसी को लेकर बटवाड़ा का युद्ध हुआ। और बटवाड़ा के युद्ध में जयपुर के शासक माधो सिंह प्रथम की हार हुई और झाला जालिम सिंह ने जयपुर की सेना को परास्त कर दिया। ये कौन थे? सेनापति थे उस समय। किसके सेनापति थे? कोटा के सेनापति थे। तो इस प्रकार माधो सिंह की पराजय हुई। माधो सिंह रणथंभौर के नजदीकी एक गांव बसा दिया जिसको बोलते हैं सवाई माधोपुर। बाद में शहर हो गया होगा सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर किसने बसाया? जयपुर के शासक यही माधो सिंह प्रथम ने सवाई माधोपुर बसाया। 4 युद्धों की बात की, 2 शासक, 4 युद्ध इंपोर्टेंट। जब भी देखोगे आप RS मेंस का एग्जाम देखोगे तो एक सवाल, एक युद्ध आता है। जब भी आप प्री दोगे एक सवाल आता है, छोटे एग्जाम हो, युद्धों के बारे में जरूर देखना। हमने आज पढ़ा ईश्वरी सिंह, माधो सिंह। ईश्वरी सिंह के 2 युद्ध, पहला राजमहल का युद्ध और दूसरा बगरू का युद्ध। राजमहल का युद्ध कब हुआ? 1747 में। बगरू का युद्ध हुआ 1748 में। इसके बाद में माधो सिंह के समय पहला हुआ कांकोड़ा का युद्ध और दूसरा हुआ बटवाड़ा का युद्ध। चारों युद्ध महत्वपूर्ण है। दोनों शासकों की जानकारी हमने देखी। आशा है इसमें हिस्ट्री में आपको राजस्थान के या आमेर की हिस्ट्री जो है वो समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रताप सिंह जैसी शासकों की, कि माधो सिंह के बाद में प्रताप सिंह के शासन की महत्वपूर्ण बातों को हम पढ़ेंगे और इसके अलावा अन्य शासकों के बारे में भी हम समझेंगे। माधो सिंह का कार्यकाल जो रहा था वो 1768 तक था। कब तक रहा? 1768 तक का इनका कार्यकाल रहा। 1750 से लेकर 1768 तक का इनका कार्यकाल रहा। तो आज हमने 1743 से लेकर 1768 तक के कालखंड को देखा। आशा है समझ में आया होगा। और इतना वीडियो देखा है, यहाँ तक देखा है तो निश्चित समझ में आया है। और समझ में आया है, यदि चैनल पर नए हो तो वही कहानी, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन जरूर दबा लेना। क्या पता अगले वीडियो में से, इस वीडियो में से कोई सवाल काम का आपके निकल जाए, जहां परीक्षा में मैं याद आऊँ, मेरी क्लास याद आए और आप सही कर पाओ। ये उम्मीद रहेगी। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।